हर कंपनी, मतलब हर बड़ी कंपनी अपने कर्मचारियों को ज्यादा प्रोफेशनल बनाने के लिए ट्रेनिंग पर लाखों, शायद करोड़ों रुपए खर्च करती है। जी हाँ, बिल्कुल। बी मोर डिसिप्लिन, शो ओनरशिप, कम्युनिकेट बेटर, ये सारी बातें हम सब ने कभी ना कभी प्रेजेंटेशंस में देखी हैं। देखी भी है और सुनी भी है। पर सवाल यह है कि इन सब का असर होता क्यों नहीं है? आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं वो दावा करते हैं कि इसका जवाब हमारी बॉडी और हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में ही छुपा है। बिल्कुल। ये स्रोत शिवा नारायण के 2 लेख हैं और ये एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया पेश करते हैं जिसे लर्नोग्राफी कहा गया है। लर्नोग्राफी? हाँ, और इनका तर्क ये है कि प्रोफेशनलिज्म कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप किसी लेक्चर में सुनकर सीख सकते हैं। ये तो आपके काम करने के तरीके से धीरे धीरे बनता है। मतलब ये सुनने से नहीं, करने से आता है। तो आज हम इसी चीज के गहराई में उतरने वाले। हम इस पारंपरिक सोच को चुनौती देंगे कि प्रोफेशनलिज्म सिर्फ अनुशासन या नैतिकता का मामला है। सही बात है। और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि असल में हमारे काम करने के तरीके से पैदा होने वाला एक नतीजा कैसे है। तो चलिए इस लर्नोग्राफी की दुनिया में उतरते हैं। और ये पड़ताल शुरू होती है एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत से। वो ये कि हमारा दिमाग लेक्चर सुनकर नहीं बल्कि काम को असल में करके सीखता है। इसे मोटर साइंस कहते हैं। मोटर साइंस? हाँ, जब आप कोई काम करते हैं तो आपका शरीर और दिमाग दोनों मिलकर उस काम को सीखते हैं और यही लर्नोग्राफी का मतलब उसका आधार है। ठीक है, तो इसे थोड़ा खोलते हैं। ये लर्नोग्राफी सुनने में तो काफी भारी भरकम शब्द लगता है। असल में इसका मतलब क्या है? ये नॉर्मल कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से अलग कैसे है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पारंपरिक ट्रेनिंग में जो फोकस होता है वो जानकारी देने पर होता है। मतलब ये करो, ये मत करो। राइट। लर्नोग्राफी का फोकस है माहौल बनाने पर। ये कार्यस्थल को एक लघु पाठशाला या अंग्रेजी में कहें तो मिनिएचर स्कूल की तरह देखती है। अच्छा, लघु पाठशाला, ये सुनने में दिलचस्प है। हाँ, और यहाँ कर्मचारी सिर्फ निर्देश सुनने वाले स्टूडेंट नहीं हैं, बल्कि वो ज्ञान का प्रदर्शन करने वाले परफॉर्मर है। अच्छा, अगर ऑफिस एक स्कूल है तो यहाँ टीचर कौन है? कोई सीनियर मैनेजर या सीईओ? नहीं, और यही इसका सबसे अनोखा पहलू है। लर्नोग्राफी में काम खुद टीचर बन जाता है। काम खुद टीचर बन जाता है? हाँ, और आपके साथ काम करने वाले जो सहकर्मी हैं वो आपके छोटे शिक्षक या स्मॉल टीचर्स बन जाते हैं। अच्छा। ज्ञान का ट्रांसफर बोलकर नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को काम करते देखकर और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करके होता है। आप अपने किसी साथी को एक मुश्किल क्लाइंट को संभालते हुए देखते हैं और आप अनजाने में ही उससे सीख रहे होते हैं। यही असली लर्निंग है। मतलब वो शो डोंट टेल वाला सिद्धांत। पर यहाँ एक सवाल उठता है, जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाता है। जी। तो क्या लर्नोग्राफी इसी आदत बनाने की प्रक्रिया के बारे में बात कर रही है? स्रोतों में ब्रेन पेज थ्योरी का जिक्र है। शायद इसका इससे कोई लेना देना है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ब्रेन पेज थ्योरी इस पूरी अवधारणा का मतलब इंजन है। ओके। ये थ्योरी कहती है कि जब हम कोई भी काम, चाहे वो साइकिल चलाना हो या कोई एक्सेल रिपोर्ट बनाना, बार बार करते हैं तो हमारा दिमाग उस काम के लिए एक तरह का मानसिक शॉर्टकट या नक्शा बना लेता है। एक शॉर्टकट? हाँ, एक ऐसा मॉड्यूल जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा सके। इसी मानसिक नक्शे को स्रोत में ब्रेन पेज कहा गया है। एक मिनट, तो आप कह रही हैं कि अच्छा, पेशेवर व्यवहार मतलब प्रोफेशनलिज्म, वो भी एक तरह का मजबूत ब्रेन पेज ही है? बिल्कुल। ये एक बहुत ही परिपक्व, एक वेल डेवलप्ड ब्रेन पेज है। जब किसी की भूमिका क्या है, काम करने का सही तरीका क्या है और नियम क्या है, इन सब चीजों से जुड़े ब्रेन पेज बहुत मजबूत हो जाते हैं तो प्रोफेशनल व्यवहार अपने आप होने लगता है। अच्छा। वो एक सोची समझी क्रिया नहीं रहती, एक स्वाभाविक आदत बन जाती है। आपको याद नहीं रखना पड़ता कि मुझे जिम्मेदार बनना है, आप बस बन जाते हैं। यहाँ ये बाकी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अगर प्रोफेशनलिज्म एक ब्रेन पेज है तो इसका मतलब है कि इसे बनाया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। मुझे लगा था ये एक फिलॉसफी होगी, लेकिन स्रोत कहते हैं कि इन ब्रेन पेज को बनाने के लिए 7 खास उपकरण हैं जिन्हें नॉलेज ट्रांसफर डायमेंशंस या केटी डायमेंशंस कहा गया है। 7? ये तो किसी इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट जैसा लग रहा है। हाँ, ये इंजीनियरिंग ही है, लेकिन व्यवहार की इंजीनियरिंग। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये बहुत ही व्यवहारिक उपकरण है जो किसी भी मैनेजर या व्यक्ति के काम आ सकते हैं। ये प्रोफेशनलिज्म की इमारत को ईंट दर ईंट बनाने जैसा है। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट को समझते हैं। पहला टूल है डेफिनेशन स्पेक्ट्रम। इसका क्या मतलब है? डेफिनेशन स्पेक्ट्रम नींव का पहला पत्थर है। इसका सीधा सा काम है पूरी तरह से स्पष्ट करना कि काम क्या है। अच्छा।
और आपकी जिम्मेदारियों की सीमा कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म होती है। ज्यादातर दफ्तरों में समस्या यही होती है कि लोगों को ठीक से पता ही नहीं होता कि उनसे उम्मीद क्या की जा रही है। सही बात है। डू अ गुड जॉब एक बहुत ही अस्पष्ट निर्देश है। डेफिनेशन स्पेक्ट्रम कहता है नहीं, काम को ठीक से परिभाषित करो। जैसे इस रिपोर्ट में ये 5 सेक्शन होने चाहिए और ये शुक्रवार शाम 5 बजे तक इस फॉर्मेट में चाहिए। अस्पष्टता भ्रम पैदा करती है और स्पष्टता आत्मविश्वास। ठीक है, तो डेफिनेशन स्पेक्ट्रम हमें बताता है कि क्या करना है, लेकिन दफ्तरों में ज्यादातर गड़बड़ तो कैसे करने में होती है। हाँ, ये भी है। हर कोई एक ही काम को अपने अपने तरीके से करता है। यहीं पर शायद दूसरा टूल फंक्शन मैट्रिक्स काम आता होगा। एकदम सही। फंक्शन मैट्रिक्स उस काम को करने का स्टेप बाय स्टेप नक्शा है। ये कैसे करना है का जवाब देता है। ओके। पहला स्टेप क्या है, दूसरा क्या है, अगर ये हो तो क्या करना है, अगर वो हो तो क्या करना है। जब टीम का हर सदस्य एक ही प्रक्रिया का पालन करता है तो काम में एकरूपता और सटीकता आती है। इससे गलतियां कम होती हैं और क्वालिटी अपने आप बेहतर हो जाती है। तो एक मिनट रुकिए, अगर मैं एक मैनेजर हूं तो मेरा काम सिर्फ अपनी टीम को काम सौंपना नहीं है। नहीं, मेरा असली काम तो ये सुनिश्चित करना है कि उनके पास ये शुरुआती 2 ब्रेन पेज बनाने के लिए कच्चा माल हो, यानी काम की एकदम साफ परिभाषा और उसे करने का एक स्पष्ट प्रोसेस मैप। आपने इसे पूरी तरह से समझ लिया। मैनेजर का काम लोगों को मैनेज करना नहीं है, बल्कि काम के सिस्टम को मैनेज करना है। जब सिस्टम सही होता है तो लोग अपने आप सही काम करते हैं। ठीक है, नींव तो रख दी, लेकिन असल काम में तो हमेशा कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती ही है। हमेशा। तब क्या यहीं पर तीसरा टूल ब्लॉक सॉल्वर आता है क्या? हाँ, ब्लॉक सॉल्वर का काम है उन बाधाओं को पहचानना और उन्हें हटाना। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि ये कर्मचारियों में समस्या समाधान की एक मानसिकता बनाता है। वे हर छोटी छोटी बात के लिए अपने सुपरवाइजर के पास भागने के बजाय खुद समाधान खोजना सीखते हैं। प्रिंटर काम नहीं कर रहा, एक समस्या है। हाँ। मैंने आईटी को कॉल किया, रीस्टार्ट करके देखा और तब तक मैं दूसरे डिपार्टमेंट का प्रिंटर इस्तेमाल कर रहा हूं। ये एक प्रोफेशनल का जवाब है। ब्लॉक सॉल्वर पर काम करना उन्हें निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। अगला टूल है हिप्पोकैम्पस। इसका नाम बड़ा अजीब है, इसका क्या लेना देना है? ये नाम मस्तिष्क के हिप्पोकैम्पस हिस्से से आता है, जो हमारी याददाश्त और क्या कहते हैं, स्थानिक नेविगेशन यानी जगह को समझने की क्षमता के लिए जिम्मेदार है। ओके। दफ्तर के संदर्भ में हिप्पोकैम्पस का मतलब है अपने कार्य क्षेत्र, उसके अलिखित नियमों और समय सीमा को समझना। ये आपके दिमाग का इंटरनल ऑफिस जीपीएस है। इंटरनल ऑफिस जीपीएस, इसे थोड़ा और समझाइए। ये वो समझ है जो आपको बताती है कि शुक्रवार शाम 4 बजे अपने बॉस को कोई गैर जरूरी ईमेल नहीं भेजना चाहिए। हाँ, समझ गया। या ये जानना कि किसी खास क्लाइंट से बात करते समय थोड़ा ज्यादा औपचारिक होना पड़ता है। ये चीजें किसी नियम पुस्तिका में नहीं लिखी होती। सही बात है। आप माहौल को देखकर, याद रखकर और अनुभव से सीखते हैं। एक मजबूत हिप्पोकैम्पस आपको बिना किसी से पूछे सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करता है। मुझे लगता है कि अब मैं इन उपकरणों को एक सिस्टम के रूप में देख पा रहा हूं। पहले 2 नींव बनाते हैं, फिर 2 आपको स्वतंत्र रूप से काम करने और नेविगेट करने में मदद करते हैं। जी। अब अगले 2 हैं मॉड्यूल बिल्डर और टास्क फॉर्मेटर। इनमें क्या अंतर है? ये तो सुनने में एक जैसे लगते हैं। इनमें एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। मॉड्यूल बिल्डर अलग अलग स्किल्स को जोड़कर एक बड़ा संपूर्ण कौशल मॉड्यूल बनाता है। जैसे उदाहरण के लिए, एक कस्टमर सर्विस प्रोफेशनल को क्लाइंट को सुनना, स्किल 1, उनकी समस्या को सिस्टम में दर्ज करना, स्किल 2, और फिर समाधान देना, स्किल 3। इन तीनों को मिलाकर एक कस्टमर सर्विस मॉड्यूल बनता है। ये पेशेवर आदतें बनाने में मदद करता है। और टास्क फॉर्मेटर? टास्क फॉर्मेटर उन कामों पर फोकस करता है जो बार बार एक ही तरह से किए जाते हैं और उन्हें मोटर लर्निंग के जरिए स्वचालित यानी ऑटोमेट कर देता है। ऑटोमेट कर देता है? हाँ, ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप पहली बार कार चलाना सीखते हैं। शुरू में आप गियर, क्लच, ब्रेक सब पर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन 6 महीने बाद आप फोन पर बात करते हुए भी तो ये सब अपने आप कर लेते हैं। सही, आपके दिमाग ने उस काम को फॉर्मेट कर दिया है।
दफ्तर में ये टाइपिंग, किसी मशीन को ऑपरेट करने या किसी सॉफ्टवेयर में डेटा एंट्री करने जैसा हो सकता है। जब ये छोटे छोटे काम ऑटोमेटिक हो जाते हैं तो आपका दिमाग ज्यादा जरूरी और रचनात्मक कामों के लिए आजाद हो जाता है। और अब हम आते हैं 7वें और आखिरी डायमेंशन पर, डार्क नॉलेज। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, ये क्या है? डार्क नॉलेज विशेषज्ञता का वो शिखर है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ये वो अंतर्ज्ञान या गट फीलिंग है जो सालों के अनुभव से आता है। जब कोई अनुभवी डॉक्टर किसी मरीज को देखकर ही समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, या एक अनुभवी शेफ सिर्फ सूंघ कर बता देता है कि मसाले में क्या कमी है, तो वो डार्क नॉलेज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा। ये ज्ञान इतना गहरा हो जाता है कि ये आपके व्यवहार का हिस्सा बन जाता है। स्रोत में इसे ज्ञानपीठ अवस्था भी कहा गया है, जहां आप बस जानते हैं कि क्या करना है, बिना सोचे समझे। कमाल है। तो ये एक पूरी यात्रा है, एक काम को समझने से लेकर उसमें महारत हासिल करने तक। लेकिन ये सब सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत में लघु पाठशाला की गतिशीलता और हाई डेफिनेशन वर्किंग स्पेस की भी बात की गई है। मतलब माहौल भी जरूरी है। बहुत जरूरी है। लघु पाठशाला के गतिशीलता का मतलब यही है कि लोग एक दूसरे से सीखते हैं, वे एक दूसरे के लिए मॉडल परफॉर्मर बन जाते हैं। जब आप अपनी टीम के किसी सदस्य को बहुत शांति और प्रोफेशनलिज्म के साथ एक मुश्किल स्थिति को संभालते हुए देखते हैं, तो आप उससे सीखते हैं। इससे टीम में एक दूसरे के प्रति जवाबदेही बढ़ती है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे के लिए एक उदाहरण सेट कर रहा होता है। और हाई डेफिनेशन वर्किंग स्पेस सुनने में तो ये अच्छा लगता है, लेकिन क्या एक साफ सुथरी मेज वाकई किसी को ज्यादा प्रोफेशनल बना सकती है? ये थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर नहीं लग रहा है? ये सवाल बहुत वाजिब है, लेकिन इसका संबंध सिर्फ साफ सफाई से नहीं है, इसका एक गहरा मनोवैज्ञानिक असर होता है। हाई डेफिनेशन का मतलब है एक ऐसा माहौल जहां सब कुछ व्यवस्थित, स्पष्ट और अपनी जगह पर हो। सोचिए, एक सर्जन का ऑपरेशन थिएटर या एक पायलट का कॉकपिट, वहां हर चीज अपनी जगह पर क्यों होती है? क्योंकि एक अव्यवस्थित माहौल आपके दिमाग पर एक अतिरिक्त बोझ डालता है, जिसे हम संज्ञानात्मक भार या कॉग्निटिव लोड कहते हैं। जैसे आपके कंप्यूटर में एक साथ 50 टैब खुले हों। बिल्कुल। जब आपका दिमाग जरूरी फाइल या टूल ढूंढने में ही उलझा रहेगा, तो वो काम पर पूरी तरह से ध्यान कैसे लगाएगा? सही बात है। एक व्यवस्थित माहौल आपके मोटो फोकस को बेहतर बनाता है और ब्रेन पेज बनने की प्रक्रिया को तेज करता है। जब आपका माहौल आपको सपोर्ट करता है, तो प्रोफेशनल व्यवहार एक थोपा हुआ नियम नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक आदत बन जाता है। ठीक है, ये सब सिद्धांत में तो बहुत तार्किक लगता है, लेकिन असल दुनिया में ये कैसे काम करता है? हमारा दूसरा स्रोत इन सभी विचारों को जॉब डेप्यूटेशन से जोड़ता है। हाँ। यानी जब किसी कर्मचारी को अस्थायी रूप से किसी दूसरी भूमिका में भेजा जाता है। ये एक बहुत ही आम कॉर्पोरेट प्रैक्टिस है। जी हाँ, और जॉब डेप्यूटेशन लर्नोग्राफी का एक बेहतरीन उदाहरण है। कंपनियां इसे अक्सर सिर्फ एक खाली जगह भरने का तरीका मानती हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन असल में ये ज्ञान हस्तांतरण की एक बहुत शक्तिशाली प्रक्रिया है। और ये इन सभी केटी डायमेंशंस को एक्शन में दिखाती है। वो कैसे? सोचिए, आपको अचानक एक ऐसी भूमिका में डाल दिया जाता है जिसके बारे में आपको ज्यादा नहीं पता। आपके पास महीनों तक ट्रेनिंग लेने या मैनुअल पढ़ने का समय नहीं है। आपको पहले दिन से ही काम करना है। ये स्थिति आपको तेजी से नए ब्रेन पेज बनाने के लिए मजबूर करती है। अच्छा, आपको तुरंत उस काम का डेफिनेशन स्पेक्ट्रम और फंक्शन मैट्रिक्स समझना पड़ता है। आपको रोज नए बाधाओं को हल करने के लिए ब्लॉक सॉल्वर बनना पड़ता है। आप उस नए डिपार्टमेंट के अलिखित नियमों को समझने के लिए अपने हिप्पोकैम्पस का तेजी से इस्तेमाल करते हैं। आप लेक्चर से नहीं, सीधे काम करके सीखते हैं। और ऐसी अपरिचित स्थिति में जहां आपको प्रक्रियाएं नहीं पता होती, आपका पेशेवर आचरण ही आपको बचाता है ना? बिल्कुल, यही प्रोफेशनलिज्म की असली परीक्षा है। जब आपको कुछ नहीं पता होता, तब आपकी जिम्मेदारी लेने की आदत, आपका अनुशासन और स्पष्ट रूप से सवाल पूछने की क्षमता ही आपको आगे ले जाती है। आपका प्रोफेशनलिज्म ये सुनिश्चित करता है कि आप इस नई चुनौती को गंभीरता से लें और भरोसेमंद बने रहें, भले ही आप अभी सीख रहे हों। तो डेप्यूटेशन सिर्फ एक कर्मचारी को दूसरी जगह भेजना नहीं है, बल्कि ये संगठन के लिए एक बहुत बड़ा निवेश है। निश्चित रूप से ये न केवल उस कर्मचारी को बहुकुशल और अनुकूलनीय बनाता है, बल्कि ये पूरी टीम में सहयोग की भावना भी बढ़ाता है। सही।
जब लोग एक दूसरे की भूमिकाओं की चुनौतियों को समझते हैं तो वे बेहतर सहयोग करते हैं। ये एक ऐसा कार्यबल बनाता है जो अप्रत्याशित बदलावों के लिए हमेशा तैयार रहता है, जो आज के समय में किसी भी कंपनी के लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें तो प्रोफेशनलिज्म कोई पर्सनैलिटी का गुण नहीं है जो किसी में होता है या किसी में नहीं होता। नहीं, ये कोई ऐसी चीज भी नहीं है जो आपको बताई जाए, बल्कि ये एक ऐसी चीज है जिसे आप सही माहौल में विशिष्ट उपकरणों यानी केडी डायमेंशंस का उपयोग करके एक संरचक क्रिया के माध्यम से बनाते हैं। ये पूरी तरह से सही है। ये पूरा दृष्टिकोण ध्यान को ट्रेनिंग से हटाकर काम को ही सीखने की प्रक्रिया के रूप में डिजाइन करने पर केंद्रित करता है। काम सिखाने का सबसे अच्छा तरीका काम ही है, बस उसे सही तरीके से संरचित करने की जरूरत है। और ये हमारे श्रोता के लिए सोचने के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाता है। अगर हमारी पेशेवर पहचान वाकई हमारे रोजमर्रा के कामों से बनी इन ब्रेन पेज का नतीजा है, तो हमें खुद से पूछना चाहिए, हम अपने रोज के कामों से अपने दिमाग में कौन सा कोड लिख रहे हैं? और उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल, हम जिस पेशेवर पहचान को सच में बनाना चाहते हैं, उसे बनाने के लिए हम अपनी छोटी छोटी दैनिक आदतों और प्रक्रियाओं को आज से ही जानबूझकर कैसे बदल सकते हैं?